बात करेंगे प्रीलिम्स प्लस मेंस को लेकर, और हमारी रणनीति क्या हो। पहली रणनीति केवल यही है, सीधे सीधे और साफ साफ शब्दों में, कि आपको अब प्री प्लस मेंस वाइज पढ़ना है। क्योंकि अभी आप अपने उन स्टूडेंट्स को या कलीग्स को, फ्रेंड को देख रहे होंगे जो 2024 की प्रीलिम्स तो निकाली है लेकिन उनकी मेंस की तैयारी नहीं है, तो वो कितना परेशान हो रहे हैं। इसी समस्या के निराकरण के लिए आप लोग अभी से क्या करेंगे, प्री भी पढ़ेंगे और मेंस भी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक। साथ ही कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे, इस बात के ऊपर अभी अपन लोग डिस्कस करेंगे। और कितना पढ़ेंगे, ये बात कहाँ होगी अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को उठाना है और ये देखना है कि प्री और मेंस में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे क्या है, कॉमन है। आपको कॉमन सब्जेक्ट चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी की यदि बात करें तो ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद योजना, ठीक है। और आपका आता है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ठीक। ये सब क्या है, आपके प्रीलिम्स में भी हैं और मेंस में भी हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एमपी ज्योग्राफी प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। हिस्ट्री का सेक्शन आपका प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। तो आपको ये ऐसे पढ़ना है कि आपके प्रीलिम्स के फैक्ट भी कवर हो, साथ ही आपकी भाषा शैली के साथ आपका मेंस भी क्या हो, रेडी हो। तो आप समझे कि कैसे पढ़ना है। अब कहां से पढ़ना है, तो आपके पास, और कितना पढ़ना है, यूनिट 10 मतलब 10 इकाई पूरी पढ़नी है। 10 इकाई हमें पूरी पढ़नी है। और कहां से पढ़नी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कहां से पढ़नी है। तो आपको पता है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका जो एमपी का पोर्शन आता है एमपी प्रीलिम्स में, वो लगभग आपका कवर करता है 40 से 50% पूरे पेपर में करता है। इसीलिए पहली सलाह यही है कि सबसे पहले आप अपने एमपी जीके को कवर करें बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से। क्यों, और एमपी जीके में आपका क्या शामिल है, एमपी हिस्ट्री, एमपी पॉलिटी, एमपी ज्योग्राफी और एमपी इकोनॉमी, साथ ही जनजाति, जो जनजाति वाली यूनिट है, और इसके साथ ही एमपी कल्चर। ये सारी चीजें मिलकर आपको देती हैं 40 से 50 क्वेश्चन। तो क्या आप इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं या इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो हथौड़ा हमें मारना है, तो कहां मारना है, अपने इस सेक्शन पे मारना है। इसके साथ ही आप क्या करेंगे, देखिए करंट अफेयर्स आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यूनिट 8 आपकी कवर होगी अभी इसी चैनल पर, आपकी ये कवर होगी, ठीक। इसके साथ ही आपकी एक है साइंस की यूनिट, यूनिट 7, ठीक। इसके बाद आपकी क्या आती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। किसके संदर्भ में, इंडिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। बस यही है आपका सारा खेल, और यही आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक। तो आप समझोगे कि सबसे पहली जो स्ट्रेटजी मेरी बन के आई वो एमपी जीके की आई। और एमपी जीके में भी फिल्म्स में ही नहीं, मेंस में भी अच्छा खासा पोर्शन आपको देखने को मिलता है। तो इस सेक्शन की जो क्लास है एमपी जीके की, वो नमस्ते आईएएस के मतलब इसी चैनल पर आपकी स्टार्ट होने वाली है अगले 3 या 4 दिनों में, प्री प्लस मेंस वाइज, ठीक। और आप लोग जैसा कि देख ही रहे होंगे, दीपक सर के द्वारा इसी चैनल पर हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर दी गई है। आप लोग देख रहे होंगे उसके 2 लेक्चर भी हो चुके हैं, और आप लोग देख रहे होंगे बढ़िया अच्छी क्लास है, बाइलैंग्वेज सर पढ़ा रहे हैं शानदार तरीके से। और शायद मुझे ऐसा लगता है मैंने जो पहली क्लास देखी थी उनकी, वो भारतवर्ष से रिलेटेड थी, जो नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं हिस्ट्री आपकी चालू हो गई, ठीक। इसके बाद 3 से 4 दिनों में आपकी एमपी जीके की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी तनाव में नहीं आना है, इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि एमपीपीएससी 2024 सर हमारा नहीं निकला, अब हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा।
ये सिविल सर्विस है, इसमें समय लगता है। किस्मत अच्छी हो तो जल्दी होता है, नहीं तो बाद में होता है। ठीक है, आपके साथ में कभी कुछ भी नुकसान नहीं होगा। यदि आप मेहनत करेंगे तो आगे आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती रहेगी। और साथ ही आपको इस बात का बिल्कुल तनाव नहीं लेना है कि सर नहीं हो पाया तो हम किसी लायक नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है। बिल्कुल नेगेटिविटी अपने मन में लेकर आपको नहीं आनी है। ठीक, हम अपनी आगे आने वाली परीक्षा के लिए फिर से क्या होंगे, मानसिक रूप से तैयार होंगे और फिर से उठ खड़े होंगे। यही सिविल सर्विसेज का एक क्या है, एक अच्छा गुण है। और यही इसकी एक विशेषता है कि गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे और फिर एकदम उठते ही चले गए। ठीक, आपको बिल्कुल भी क्या नहीं करना, तनाव में नहीं आना कि 2024 नहीं निकला तो अब क्या होगा। देखो 2024 में इतने लोग मंच की परीक्षा देंगे, वो भी बाहर होंगे, कुछ इंटरव्यू देंगे, वो भी बाहर होंगे। सिलेक्शन तो केवल 110 लोगों का ही होगा ना, बाकी के लोग क्या करेंगे, बाकी के लोग हताश नहीं होंगे, अपनी 2025 की ओर वो क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो आप पहले से ही इस काम को कर लें तो कितना अच्छा रहेगा। इसलिए आपको तनाव नहीं आना है, बल्कि प्रबंधन करना है अपने समय का। ये जो अभी निष्क्रिय काल है ना, उन बच्चों का जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला, वो ये ना सोचे कि अभी हमें नहीं पढ़ना, हम बाद में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करना। आपको अपनी मेंस की तैयारी बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे 2024 की मुख्य परीक्षा में देने वाला विद्यार्थी अभी करने वाला है। ठीक है, और करने भी लगा है। आप बिल्कुल वैसे ही करिए, तब आप जाके 2025 में क्या होंगे, एक चमकता सितारा बनेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग बात कर रहे थे अपने फिल्म्स की इस रणनीति को लेकर। लोगों ने बात करी थी एमपीजीके की, और मैंने बताया था हिस्ट्री की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ये क्लास आपकी 3 से 4 दिनों में स्टार्ट करूंगा, मैं ही इस पोर्शन को कवर करवाऊंगा। और बाकी की जो रेस्ट ऑफ क्लासेस है वो अलग अलग फैकल्टी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएंगी इसी चैनल पर। इसलिए आपको बिल्कुल इत्मीनान रखना है, बिल्कुल भी तनाव में नहीं आना है। आगे बढ़े। सर आप बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हो, मुझे बहुत हेल्प मिली है। इस क्लास की सार्थकता इसी में है, यदि ये आपके लिए यूजफुल है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़े उससे पहले एक बात का डिस्कशन और कर लें कि मुख्य परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग जो स्किल्स है उसे कैसे इंप्रूव करें। ठीक, उसे कैसे इंप्रूव करें, तो देखो सही बात यही है कि आंसर राइटिंग कैसे होगी, इसका सीधा सा जवाब है अभ्यास से होगी, प्रैक्टिस से होगी। इसके बीच में कहीं कोई बात नहीं आती। और सही बात यही है कि मेहनत का कभी कोई विकल्प नहीं होता। आपको आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट करने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा और लगातार लिखना ही पड़ेगा। आप 4 से 5 घंटे जब लगातार लिखेंगे तब आप 3 घंटे में बेहतर लिख पाएंगे, ये बात आप मान के चलो। हाँ, इसके बाद शुरू होती है आपकी डायरेक्शन। क्या स्टार्ट होती है, डायरेक्शन। ठीक, डायरेक्शन कैसी हो, डायरेक्शन आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। सर सही डायरेक्शन का क्या मतलब है, सही डायरेक्शन का मतलब है आप डेली प्रैक्टिस करें, एक बात। दूसरी, डेली एक टेस्ट सीरीज को जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसे रेगुलर दें और उसको उसका मूल्यांकन करें कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। इसके बाद बात आती है आपको आंसर लिखने की प्रैक्टिस कैसे करनी है। सर मुझे उसके कुछ फॉर्मेट बता दीजिए, मुझे कुछ तरीके बताइए, या मुझे उसकी रूपरेखा समझाइए कि मैं अपने 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर को कैसे बेहतर बनाऊं। 10 मार्कर का क्वेश्चन आ जाए तब मुझे किस अप्रोच पर जाना है, 7 मार्कर का क्वेश्चन आ जाए तब किस अप्रोच पर जाना है। ये बात होती है आपकी व्यवहारिक, बिल्कुल प्रैक्टिकल। तो इसके लिए अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे हम लोग 10 मार्कर के लिए। 10 मार्कर को कैसे अप्लाई करना है, मतलब कैसे हमें लिखना है और एक अपना एक मानक उत्तर, एक सही दिशा में संतुलित उत्तर
कैसे लिखना है कि हमें इसमें अधिकतम से अधिकतम नंबर मिल जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो 10 मार्कर की जो दिशा निर्धारित होती है वो होती है पुछल्ले प्रश्नों से। किससे होती है? पुछल्ले प्रश्नों से। इसके साथ ही आपने देखे होंगे कुछ पुछल्ले, मतलब जो प्रश्न के बाद में शब्द लगे रहते हैं उन्हें कहते हैं पुछल्ले शब्द या प्रश्न। यहीं से इसकी डायरेक्शन तय होती है। ठीक। दूसरी बात, आपको क्या करना होता है, हमेशा टू द पॉइंट लिखना होता है। चाहे 2 मार्कर हो या 7 मार्कर हो या आपका 10 मार्कर हो, आप भटकाव नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि प्रश्न आता है कि सर सबसे अच्छा उत्तर कौन सा होता है, सबसे अच्छा आंसर कौन सा होता है। इसका बड़ा ही सरल जवाब एक अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि सबसे अच्छा उत्तर वही होता है जो प्रश्न का उत्तर होता है। सबसे अच्छा उत्तर कौन सा होता है? जो प्रश्न का उत्तर होता है। इसलिए सबसे सबसे अच्छा उत्तर कैसा होता है? तो सबसे अच्छा उत्तर कैसा होता है? वही जो प्रश्न का उत्तर होता है। मतलब जो आपसे प्रश्न में पूछा गया है, जो डिमांड की गई है, केवल आप उसी को फुलफिल करें। ठीक है। और कैसे फुलफिल करें? टू द पॉइंट होते हुए उसमें पद सोपानिकता का ध्यान रखें। पद सोपान का बिल्कुल ध्यान रखें और उसमें आप इनरिचमेंट लाएं। दूसरा, उसमें ऑथेंटिसिटी बनी रहनी चाहिए। ठीक। इन सब बातों का मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक। नेक्स्ट, अब बात करेंगे उसके फॉर्मेट की। कैसे कि यदि आपको 10 नंबर में यह प्रश्न पूछा गया है कि विकसित भारत 2047 का रोड मैप प्रस्तुत कीजिए। क्या कीजिए? विकसित भारत 2047 का रोड मैप अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है विकसित भारत 2047 में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। या फिर प्रश्न हो सकता है कि विकसित भारत 2047 की प्राथमिकताओं का संक्षेप में या विस्तृत वर्णन कीजिए। तब आप क्या करेंगे? अब आपके सामने प्रश्न आ रहा है कि विकसित भारत 2047 के प्रायोरिटीज या प्राथमिकताओं का उल्लेख कीजिए या विस्तृत वर्णन कीजिए। तब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? 10 मार्कर या 7 मार्कर है उसमें क्या करेंगे? भूमिका बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भूमिका बनाएंगे। उसकी पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, प्लॉटिंग जिसे कहते हैं। जो बच्चे हिंदी साहित्य जिनका ऑप्शनल यूपीएससी में होता है वो इस बात का मैं तो बहुत अच्छे से जानते हैं और वो अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर भी बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है प्लॉटिंग क्या है, ठीक है, भूमिका क्या है, उत्तर में कसावट कैसे लेकर आनी है, बिखराव नहीं होना चाहिए, उसमें पॉजिटिवनेस कैसे लेकर आनी है। इसलिए उनके उत्तर लिखने की जो दिशा एक बहती हुई जाती है। तो वही अभ्यास हमें भी करना है और सीखना भी है। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? भूमिका। भूमिका कैसी हो? हमारी भूमिका कैसी हो? तो आपकी भूमिका प्रभावशाली शब्दों के साथ फैक्ट वाइज हो। ये बात मैं आपको क्यों बता पा रहा हूं? ये बात मैं इसलिए बता पा रहा हूं कि अभी वर्ष 2019 में जो विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं उनका ये अनुभव है और उन्होंने अपने इस अनुभव को शेयर किया है। उस आधार पर मैंने आपको क्या बताया, आपकी जो भूमिका है वो प्रभावशाली, समृद्धशाली, अच्छी भाषा शैली में हो, लेकिन फैक्ट वाइज हो। एनटीपीएससी को फैक्ट चाहिए होते हैं। अच्छे मार्क्स यदि आपको गेन करने हैं तो आपको इस बात का विधिवत और अच्छे से ध्यान रखना होगा कि आपके जो उत्तर है उसमें फैक्ट की कोई कमी
ना राइट, जितना हो सके आप फैक्ट का समावेशन करें, बस उसकी भाषा बनाते चलें। ये एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा की मुख्य क्या है, मांग है, डिमांड है, और इसे आपको फुलफिल करना ही है। तो आपने क्या समझा कि मुझे भूमिका तो लिखनी है लेकिन फैक्ट ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल पूछा जाता है विकसित भारत 2047 के रोड मैप आप प्रस्तुत कीजिए, तो आप क्या बताएंगे कि विकसित भारत 2047 आखिर में है क्या, इसमें फैक्ट क्या है कि आजादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक विकसित भारत की संकल्पना को व्यक्त किया गया, जिसमें वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही गई है, एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही गई है। तो आपने क्या बता दिया, फैक्ट बता दिया, किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा और क्या कहा, 4 फैक्ट इसमें आपने बताए। ठीक, इसके बाद इस संकल्पना में, इस संकल्पना के रोड मैप को बनाने का जो श्रेय है, सॉरी, इस संकल्पना का रोड मैप बनाने के जो उत्तरदायित्व है वो किसको दिया गया था, नीति आयोग के द्वारा, जैसा कि हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया था। और नीति आयोग ने विकसित भारत 2047 का रोड मैप बनाते हुए अपनी उसमें कुछ प्राथमिकताएं तय की, अपने कुछ लक्ष्यों को बनाया या अपने लक्ष्यों का क्या किया, निर्धारण किया, जो निम्नलिखित है। सीधा आप क्या आ गए, बॉडी पर। भूमिका के बाद आपको क्या करनी है, बॉडी आनी है। और बॉडी में आप क्या बताएंगे, कितने सेगमेंट, अब आपने भूमिका बता दी और आप कहां पर आ गए, जो आपसे पूछा गया है प्रश्न में, जितने भी खंड आपसे पूछे गए हैं, जितने भी सेगमेंट या खंड आपसे पूछे गए हैं, उन सभी खंडों को आपको क्या करना है, कवर करना है। क्या करना है, कवर करना है। कैसे करना है, हेडिंग वाइज, हेडिंग वाइज या अच्छे अच्छे पॉइंट वाइज। यदि आप हेडिंग बना रहे हैं और हेडिंग के बाद लिख रहे हैं तो लगभग 7 से 8 हेडिंग बनाइए। और यदि आप पॉइंट लिख रहे हैं तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम आप 10 पॉइंट बनाएंगे, वो भी भाषा वाले। ऐसा नहीं कि आपने अधूरा अधूरा पॉइंट लिख के छोड़ दिया कीवर्ड के साथ। ये 10 नंबर का जो प्रश्न है, इसको रखने का केवल एकमात्र उद्देश्य होता है आपकी भाषा शैली को चेक करना। तो जिस व्यक्ति की, जिस स्टूडेंट की भाषा शैली अच्छी होगी वो इसमें अधिकतम अंक लेकर आता है। दूसरा क्या करना है, आपने ये सेगमेंट कवर कर लिए, ठीक है, सारी हेडिंग बाय या पॉइंट बाय। यदि आपसे उसमें ऐसी संभावना है कि मैप बना सकते हैं, कोई चित्र बना सकते हैं, तो अवश्य ही क्या बनाइए, अवश्य कोई मैप या डायग्राम यदि है तो बनाएं। ठीक, इसके बाद आता है आपका निष्कर्ष। सर निष्कर्ष में क्या करना है, निष्कर्ष में आपको वही करना है जो आपसे पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है विकसित भारत 2047 विजन 2047, ठीक, इंडिया विजन 2047। तो आपको बताना है कि हम इस विजन में क्या कर रहे हैं और हमारे सामने क्या लक्ष्य है और हम लोग इसको कैसे कैसे अचीव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल विकसित भारत, या निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि विकसित भारत 2047 भारत को एक समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की संकल्पना है, जिसमें हम अपने देश को प्रौद्योगिकी और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना चाहते हैं। और ऐसा करते हुए हम अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को कहां ले जाने हैं, विश्व गुरु की ओर ले जाने में या विश्व गुरु की ओर स्थापित करने में सफल हो पाएंगे। तो आपको इस प्रकार की पॉजिटिवनेस आपको दिखानी है, किसमें, निष्कर्ष में आपको क्या होना, पॉजिटिव होना है। अब बात आती है कि सर ये भूमिका, बॉडी, निष्कर्ष तो हर प्रश्न में चलेंगे, लेकिन इनमें बदलाव कब आता है, इनमें बदलाव देखो, ये क्या है, कॉमन फॉर्मेट है जिसे आपको सब लोग बताएंगे, लेकिन इसमें बदलाव कैसे आता है अब ये समझिए। मैंने बात की थी कुछल्ले प्रश्नों की। यदि आपसे पूछा जाए बड़े प्रश्न में मूल्यांकन कीजिए, एक बार यदि आपसे पूछा जा सकता है आलोचना कीजिए, आपसे पूछा जा सकता है समालोचना कीजिए, समालोचनात्मक
मूल्यांकन कीजिए। आपसे पूछी जा सकती है टिप्पणी, आपसे पूछा जा सकता है विवरण। ठीक, तो क्या आप समझ पा रहे हैं? महत्व बताइए, उपलब्धियां बताइए, विशेषताएं बताइए। ये तो एक बहुत कॉमन चीज हो गई। आपको ये भी ऐसे भी पूछते हैं, ये तो पूछते ही हैं। इसी से दिशा और दशा निर्धारित होती है आपके उत्तर की। कैसे? यदि आपसे पूछा है मूल्यांकन, तब आप कैसे उत्तर लिखेंगे? यदि आपसे पूछी है आलोचना, यदि आपसे पूछी है समालोचना, तब आप क्या करेंगे? समालोचना का क्या मतलब है कि सबसे पहले आप नेगेटिव पॉइंट बता दीजिए, उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट बताइए, उसके बाद अपने निष्कर्ष में आप क्या हो जाइए? न्यूट्रल हो जाइए, संतुलित एवं मतलब एकदम बैलेंस हो जाइए। आप नेगेटिव और पॉजिटिव को समालोचना में, निष्कर्ष में नहीं समाहित कर सकते। आपको न्यूट्रल और निष्पक्ष होना पड़ेगा। ठीक, वहीं यदि आपसे आलोचना पूछी गई है तो सबसे क्या आप केवल नेगेटिव पॉइंट लिखेंगे? नहीं, आप आलोचना बताएंगे, लेकिन निष्कर्ष में क्या हो जाएंगे कि हाँ, अभी ऐसी ऐसी कमियां देखी गई हैं, लेकिन वर्तमान में इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भविष्य में इसमें इस प्रकार से सकारात्मक होने की संभावना बनी हुई है। आप बिल्कुल नकारात्मक अपनी कॉपी में नहीं होंगे। तो अगर आपसे मूल्यांकन पूछते हैं तो क्या आप डायरेक्ट मूल्यांकन बता पाएंगे? नहीं, आप क्या बताएंगे? कार्यों को बताते हुए, कार्यों को बताते हुए उसका क्या करेंगे? मूल्यांकन। फॉर एग्जाम्पल, अशोक ने बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्मों का भी क्या किया? संरक्षण किया और उसके लिए दान दक्षिणा भी दी और स्मारक भी बनवाए। तो हम कह सकते हैं कि वह धार्मिक रूप से कैसा था? सहिष्णु व्यक्ति था। मतलब आपने काम भी बताया और फिर बाद में बता दिया उसका मूल्यांकन कि वो धार्मिक रूप से कैसा है? सहिष्णु भी है। ठीक है, वह क्या है? एक कुशल राजनेता भी है, वो सॉरी कुशल क्या है? राजा भी है, एक योग्य शासक भी है। क्यों? क्योंकि उसने साम्राज्यवादी नीति का वो क्या किया? अनुसरण भी किया, इतने इतने युद्ध भी जीते और अपनी ऐसी ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था भी उसने बनवाई। मतलब क्या है मेरे कहने का कि आप कार्यों को बताएंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे? मूल्यांकन बताएंगे। तो क्या होता है, जब आप भूमिका तो बना लेंगे, फिर मेन बॉडी यहाँ से डिसबैलेंस होना शुरू होती है, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता तब अब हम अपना मूल्यांकन कैसे करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? भूमिका बनाई, उसके बाद लिखा इसके द्वारा ये कार्य किए गए, इसके आधार पर हम निम्नलिखित तरीके से इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। और अब यहाँ से पॉइंट वाइज या हेडिंग वाइज आप शुरू हो जाइए और नीचे निष्कर्ष में आप पॉजिटिव रूप ले लीजिए। तो इससे क्या होता है? आपका एक बैलेंस उत्तर बन जाता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे अपने 7 मार्कर के लिए। हाँ, इन सभी बातों का जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, इन सभी बातों का हम लोग क्या करेंगे? एक व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अभ्यास भी करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक, 7 मार्कर में आपको लाइनें मिलेंगी 8 या 9, या हो सकता है पूरा पेज भी दे दे, क्योंकि आयोग क्या कर ले कुछ पता नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हमें ये मान के चलना है। ठीक, और इसमें हमें क्या करना है? 7 मार्कर में 60 शब्द दिए गए। कितने? 60 शब्द। वहां 10 मार्कर के लिए हमारे पास 200 शब्द थे, ये वहां मैं बता नहीं पाया, आप लोग याद रखना। ठीक, और यहाँ 7 मार्कर में आपको कितने शब्द दिए गए हैं? 60। अब 60 शब्दों में आपको अपनी बात कहनी है, तो प्रश्न भी वैसा ही आएगा। क्या आएगा? विकसित भारत 2047 की प्राथमिकताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, आप लोग केवल 2 लाइन में क्या बताने वाले हैं? विकसित भारत 2047 एक संकल्पना है जिसमें भारत को विकसित और ज्ञान आधारित और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही गई है। इसमें निम्नलिखित प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया। डायरेक्ट आ गए आप किसमें? वो फैक्ट बताते हुए डायरेक्ट कहां पर उतर आए आप? अपनी मेन बॉडी में। और धीरे से आप क्या करेंगे? 7 हम लोगों ने देखा था सप्तऋषि 7 प्राथमिकताएं हैं और उन्हें एक एक पॉइंट करके आप बताते चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, समावेशी विकास। ठीक है, अंतिम छोर तक पहुंचना, यही बातें थी ना हमारी उस क्वेश्चन में, तो ये लिखते चलेंगे। और नीचे आप एक लाइन में निष्कर्ष लिख देंगे, केवल एक लाइन में, या फिर एक टिप्पणी कर देंगे। आपका ये उत्तर एक बैलेंस्ड उत्तर है और सबसे अच्छा उत्तर माना जाएगा। ठीक, यदि आपसे पूछ लेते हैं इतिहास की अगर बात करें या फिर ज्योग्राफी की बात करें कि
मालवा के पठार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए 7 मार्कर में। तो आप क्या बता देंगे, अवस्थिति बता देंगे मालवा के पठार की, और धीरे से आप सारी विशेषताएं बता देंगे। ठीक है, उसमें कौन सी नदियां निकलती हैं, कौन से जिले शामिल हैं, कौन कौन से उद्योग हैं, कौन से पर्यटन क्षेत्र है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ वर्षा कैसी है, वहाँ फसल कैसी है, वहाँ मिट्टी कैसी है, ये सारी बातों को आप क्या बता देंगे, एक पॉइंट में बता देंगे। हो गया ये उत्तर खत्म। लेकिन यही उत्तर आपको 10 नंबर में मिल जाए तब आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर में मिल जाए तब आप क्या करेंगे, एक अच्छी खासी 4 से 5 लाइन की भूमिका बनाएंगे। ठीक है, बता देंगे तुरंत बना लो। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत जल्दी से ये चीजें समझ में आने लगेंगी, आप तुरंत खुद से भी बता दिया कि यहाँ पर कौन कौन सी फसल है, कौन कौन सी मिट्टी है, तुरंत बता देंगे आप, और आपके नंबर्स बहुत यहाँ पे अच्छे आपको मिलने वाले होंगे। ठीक, आगे बढ़े। ये थी हमारी 7 मार्कर की अप्रोच की बात। अब 2 मार्कर के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखो 2 मार्कर में 10 से 15 शब्द आपसे मांगे जा रहे हैं। ठीक, और लाइनें आपके पास केवल 3। इसमें आप क्या करें, बिल्कुल टू द पॉइंट, इसके अलावा कीवर्ड्स जितना ज्यादा हो यूज करें बस। और एक शानदार इंपॉर्टेंट फैक्ट, और इसके बाद हायरार्की का बहुत ध्यान रखें, पद सोपान का मतलब पहले कौन सी बात आनी चाहिए। यदि आपसे कोई स्थल पूछा गया है, धौलावीरा पूछ लिया, कालीबंगा पूछ लिया, कोई हड़प्पा स्थल पूछ लिया, ठीक है, कोई ऐसी शब्दावली आ गई, तो उसका यदि कोई स्थान पूछ रहे हैं तो उसकी अवस्थिति बताओ। ठीक है, उसके खोजकर्ता कौन रहे हैं, वहां क्या विशेष है, ये बता दो। ठीक, यदि कोई आपको लग रहा है कि करंट में उससे रिलेटेड कुछ न्यूज भी शामिल थी, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं आखिरी वाले पॉइंट में। केवल 2 या 3 पॉइंट ही आपको लिखने हैं। ठीक, ठीक, यदि किसी व्यक्तित्व का प्रश्न है, कोई व्यक्तित्व है, तो उस व्यक्तित्व वो किससे संबंधित है, उसका कार्य क्षेत्र कौन सा है, वो बताएंगे आप। ठीक है, यदि स्थान का प्रश्न आ जाए तो मैंने आपको बताया अवस्थिति आप लिखें। ठीक, और अवस्थिति के बाद आप बताएं उसके खोजकर्ता यदि कोई रहा हो, या वहां पर क्या प्राप्त हुआ है। ठीक, और विशेष तथ्य, यदि आपसे प्रश्न आया व्यक्तित्व का, जो कि बहुत आता है, तब आप क्या करेंगे, व्यक्तित्व आ जाए तो संबंधित क्षेत्र का उल्लेख सबसे पहले करो कि ये फलाने सिंह है, और फलाने क्षेत्र से संबंधित है। वहीं इस क्षेत्र से संबंधित उन्होंने या क्या कोई रचना लिखी है, उसका जिक्र कर दो। 2 पॉइंट बस। उसका यदि कोई विशेष महत्व पड़ा है समाज पर, आप उसका। यदि आपसे कोई रचना पूछी है किसी साहित्यकार की, तब आप क्या करेंगे, तुरंत बताएंगे इसके रचनाकार कौन है, ये इसमें किसका वर्णन किया गया है। ठीक, या फिर आप बता उसके कालक्रम को भी डिनोट कर सकते हैं। ये हो गई रचना से संबंधित बात। और क्या पूछा जा सकता है आपसे, यदि कोई विशेष शब्दावली पूछी है, तो आपको क्या करना है, उस शब्दावली का अर्थ बता देना है। यदि आपसे कोई परिभाषा ही पूछ ली है, तो आपको डायरेक्ट डिफाइन कर देना है कि उसकी परिभाषा क्या है। ये होते हैं 2 मार्कर के लिखने के तरीके, और आपके फॉर्मेट क्या रहेंगे, सीधा सीधा पॉइंट, बाकी कोई कलाकारी नहीं। ठीक, संस्थापक, रचनाकार, नेतृत्वकर्ता, आंदोलन पूछा है तो कब प्रारंभ हुआ,
ठीक है, नेतृत्वकर्ता और क्या प्रभाव रहा, बस हो गया। इसी प्रकार से आपको अपने क्या करने हैं, 2 मार्कर करने हैं। और देखिए एक अच्छी बात कही जाती है सिविल सेवा में कि उस व्यक्ति का प्रीलिम्स अच्छा होता है जिसके फैक्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं, और उसी व्यक्ति के 2 मार्कर अच्छे होते हैं जिसके फैक्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं। और जिसके फैक्ट स्ट्रांग होते हैं और 2 मार्कर स्ट्रांग होते हैं उसके 7 मार्कर अपने आप अच्छे हो जाते हैं। और जिसके 7 मार्कर अच्छा है उसका थोड़ी सी भाषा को अगर वो इंप्रूव और करे तो उसका 10 मार्कर अल्टीमेट हो जाता है। तो आपको बिल्कुल भी क्या नहीं होना है, तनाव में नहीं आना है, अपने फैक्टों का ही यूज करना है अपनी अच्छी भाषा शैली के साथ। मुख्य परीक्षा में जो उत्तर लेखन है, आंसर राइटिंग है, उसका केवल एकमात्र ही अच्छा उपाय कि आप लगातार लिखने का अभ्यास करें, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, अपनी फैक्ट में अपनी भाषा को पिरोने का काम करें, तो आपकी उत्तर लेखन अच्छे से हो जाती है। ठीक है, और एक ऐसे व्यक्ति को पकड़े या ऐसे टीचर के सानिध्य में रहे तो आपको टाइम टू टाइम इसमें क्या करता रहे, मार्गदर्शित करता रहे, आपका अच्छी डायरेक्शन आपको देता रहे। तो आज की क्लास में आपने देखा एमपीपीएससी 2024 मुख्य परीक्षा से संबंधित हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, ठीक, और कैसे कैसे हमें एक दिन में अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। वहीं उसके बाद आपने ये देखा कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 में आपको क्या लेकर चलना है, सबसे पहले क्या कवर करना है। ठीक, एमपीजीके की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, मेरे द्वारा की जाएगी वो, और साथ ही आपकी जो हिस्ट्री की क्लास है वो दीपक सर के द्वारा इसी यूट्यूब चैनल पर ली जा रही है, नमस्ते आईएएस के चैनल पर। इसके बाद अन्य फैकल्टी के द्वारा अलग अलग यूनिट भी ली जाएंगी। और मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन के लिए सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि आपके सामने वो टॉपिक ला जाएं जो कि बिल्कुल नए जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, मुख्य परीक्षा के संदर्भ में नए टॉपिक को पहले पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी मैंने विकसित भारत 2047 पिछली क्लास में पूरा डिस्कस किया, अच्छे से सारे आयाम उसमें कवर किए। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके आंसर जो जो आंसर बन सकते हैं उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इससे क्या हुआ, एक एक करके आपके एक एक सब्जेक्ट के टॉपिक कवर होते चलेंगे। जितने भी हो जाएंगे हम कोशिश करेंगे जितने भी हो सकेंगे 90 दिनों में 80 दिनों, सॉरी 90 दिनों की बात कर रहा हूँ, 85 दिनों से 80 दिनों का टारगेट लेकर चलेंगे। जितने हो सकेंगे उतने हम लोग कवर करेंगे। बाकी रही बात फिल्म्स की, तो पूरी 10 यूनिट को हम लोग आराम से इसी चैनल पर क्या करेंगे, अपने कवर करने वाले हैं। ठीक, तो आपको तनाव में नहीं आना है, बस साथ में बने रहना है, एक बेहतर मानसिकता के साथ, पॉजिटिवनेस के साथ, और आगे बढ़ते रहना है। ठीक, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। और एक बात याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। और इसी के साथ आज की क्लास को हम क्या कर देते हैं, विराम देते हैं। आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, सारी स्ट्रेटजी डिस्कस की है, और आप लोग इसे क्या करें, विधिवत तरीके से, आशा है कि आप लोग फॉलो करेंगे और इसको समझेंगे भी। यदि स्ट्रेटजी को लेकर कोई डाउट है, यदि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आराम से आकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, प्रश्न पूछिए, हम लोग आपको उसका रिप्लाई करेंगे, जवाब भी देंगे। ठीक, इसके साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।